हम सामाजिक का तीसरा पाठ हमें संसद क्यों चाहिए का भाग 2 पढ़ रहे हैं। आज हम संसद की भूमिका और उसके कार्यों का अध्ययन करेंगे। इससे पहले वाले भाग में हमने जाना था कि जो संसद होती है उसमें जो प्रतिनिधि चुने जाते हैं वो किस प्रकार से चुने जाते हैं, और जो भारतीय संसद है उसका सामान्य सा परिचय हमने इससे पहले वाले भाग में देखा था। आज हम संसद की भूमिका के अंतर्गत कार्यों का भी अध्ययन करेंगे। तो बच्चों चलिए शुरू करते हैं। हमारी जो भारत की संसद है वह संसद मुख्य रूप से पूरे शासन को चलाने का एक मुख्य बिंदु होता है। तो बच्चों भारतीय जो संसद होती है उसकी भूमिका क्या होती है? उसकी भूमिका होती है कि भारतीय जो संसद है वो लोकतंत्र के सिद्धांतों में भारतीय जनता की आस्था का प्रतीक है। यानी कहें कि जो लोकतांत्रिक हमारी व्यवस्था है इसके अंदर संसद ही वो एक संस्था है जिसमें लोगों की आस्था होती है, और संसद में आस्था होने के साथ साथ में हमारा जो लोकतांत्रिक जो सिद्धांत होता है उसको भी व्यवहारिक रूप से इस संसद के माध्यम से अपनाया जाता है। ये लोकतांत्रिक सिद्धांत क्या है भाई? अगर हम बात करते हैं इन लोकतांत्रिक सिद्धांतों की तो ये क्या है? जिनके अंदर है निर्णय प्रक्रिया में जनता की हिस्सेदारी, और दूसरा सहमति पर आधारित शासन। बच्चों दो बातें हैं, दोनों बातों को आपको समझना है। पहला है निर्णय प्रक्रिया में जनता की हिस्सेदारी। इससे क्या मतलब है? इससे मतलब है कि जो हमारी सामान्य जनता होती है उसकी अप्रत्यक्ष रूप से हमारे समाज के लिए संसद के द्वारा जो निर्णय लिए जाते हैं उनमें उनकी हिस्सेदारी होती है, और वह हिस्सेदारी ही लोकतंत्र को मजबूत करने का एक कारगर उपाय होता है। दूसरी बात होती है सहमति पे आधारित शासन, यानी लोगों की सहमति जरूरी होती है शासन को करने के लिए। बिना सहमति के कोई भी शासन नहीं किया जाएगा। क्यों? क्योंकि जो जनता होती है वो ही अपने मतदान के माध्यम से क्या करती है? सरकार को बनाती है, और सरकार ही होती है वो क्या करती है? शासन चलाती है। इसे आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि जो हमारी जनता होती है वह जनता अपने अपने मत के द्वारा किसी प्रत्याशी को चुनती है, और वो प्रत्याशी क्या करते हैं? सरकार को चुनते हैं। यानी जो हमारी सरकार होगी वह सरकार क्या होगी? लोगों की हिस्सेदारी होगी। समझ में आया? और इसी हिस्सेदारी के तहत क्या होता है? लोगों की क्या मिलती है? सहमति होती है। तो दो तरीके से हमने देखा कि ये लोकतांत्रिक जो सिद्धांत हैं इसके अंदर निर्णय प्रक्रिया में जनता की हिस्सेदारी होती है, साथ ही सहमति के आधार पर शासन चलाया जाता है। संसद के पास महत्वपूर्ण शक्तियां हैं क्योंकि यह जनता का प्रतिनिधित्व करती है। महत्वपूर्ण शक्तियां हैं क्योंकि भाई हमने देखा था, हमने पढ़ा था कि लोकतांत्रिक जो समाज होता है उसमें सबसे महत्वपूर्ण इकाई होती है नागरिक, क्योंकि उसके पास में सबसे बड़ा हथियार होता है मतदान का, और उसी मतदान के हथियार से वह सरकार को चुनता है। तो इसलिए संसद के पास में भी बहुत महत्वपूर्ण शक्तियां होती हैं। क्यों? क्योंकि यह संसद जो होती है पूरे जनता का प्रतिनिधित्व करती है। प्रतिनिधित्व का मतलब यानी कि संसद के अंदर जो लोग चुने जाते हैं वो सब लोग किसके हिस्से होते हैं? संसद के, और वो ही प्रतिनिधि पूरी जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसलिए ये जो संसद होती है ये बहुत ही शक्तिशाली एक अंग होता है हमारे लोकतांत्रिक व्यवस्था का। देश को बहुत सारे निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा गया है। लोकसभा के प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र से एक व्यक्ति को संसद में भेजा जाता है। चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार आमतौर पर विभिन्न दलों के होते हैं, और चुने जाने के बाद ये उम्मीदवार संसद सदस्य या एमपी कहलाते हैं। इन सांसदों से मिलकर संसद बनती है। अगर आपको ये पूछे कोई कि संसद का निर्माण किस प्रकार से होता है तो उसकी पूरी प्रक्रिया इस तरीके से होती है। देखो, पूरे देश को छोटे छोटे निर्वाचित क्षेत्रों में बांटा गया है। हमने इससे पहले वाले भाग में पढ़ा था कि जो हमारी संसद है उसके दो सदन होते हैं, राज्यसभा सदन और लोकसभा सदन। राज्यसभा सदन के जो निर्वाचित क्षेत्र होते हैं उनके जो प्रतिनिधियों का चुनाव होता है वो अप्रत्यक्ष रूप से होता है, और वो विधायकों के द्वारा चुने जाते हैं। समझ में आया? विधायकों को सामान्य जनता चुनती है, तो अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव हो गया। लेकिन जो लोकसभा होती है, लोकसभा का जो सदन
होता है उसमें जनता प्रत्यक्ष रूप से क्या करती है, चुनाव करती है, यानी मतदान करती है। आपने देखा होगा सांसदों का जब चुनाव होता है तो सामान्य जनता डायरेक्ट जाकर मतदान करती है और अपने सांसद को चुनती है। तो ये जो प्रतिनिधि होते हैं, ये जो इन प्रतिनिधियों का चुनाव जो जीता जाता है, जो विजयी प्रतिनिधि होते हैं वो संसद के सदस्य होते हैं और उन्हें क्या कहा जाता है, सांसद कहा जाता है और एमपी कहा जाता है। एमपी मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो इन सांसदों से मिलकर क्या बनती है, संसद बनती है। ये पूरी प्रक्रिया आपको अच्छे प्रकार से समझ में आई होगी। यहाँ पर आपको एक चित्र दिख रहा है जो कि हमारी लोकसभा का है। लोकसभा के अंतर्गत ये मैंने कल भी आपको जिक्र किया था पिछले वाले भाग में कि लोकसभा का जो सदन होता है, यहाँ पे तो सदस्यों की सीटें होती हैं जो सांसद होते हैं और यहाँ पर जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है वो विराजमानित होता है। आपने कभी ऐसा टीवी के ऊपर सदन की कार्रवाई देखी होगी तो जरूर देखा होगा। तो समझ में आया बच्चों किस तरीके से ये जो संसद होती है इसका निर्माण होता है। अब हम आप बात करते हैं कि हमारी जो संसद होती है, अभी हमने कहा था कि पूरे देश को विभिन्न निर्वाचित क्षेत्रों में बांटा गया है। यहाँ पर जो आपको मानचित्र दिख रहा है, इस मानचित्र के आधार पर हम सभी राज्यों के अंदर जो लोकसभा की सीटें उनको निश्चित की गई हैं उनको देख सकते हैं। अगर हमारे राज्य की बात करें तो हमारे राज्य के तहत हम देख सकते हैं कि राजस्थान में लोकसभा की सीटें कितनी है, 25 हैं। और बच्चों ध्यान रखना, राज्यसभा में जो हमारे जो राजस्थान में राज्यसभा की जो सीटें हैं वो होती हैं कितनी, 10 राजस्थान के अंदर, ठीक है। और हमारी जो लोकसभा है, लोकसभा की सीटें कितनी होती हैं, 25। तो यहाँ पर आपको सभी राज्यों की लोकसभा सीटों का आपको चित्र दिखाई दे रहा है। जैसे पंजाब में 13 लोकसभा सीटें हैं, हिमाचल प्रदेश में 4 हैं, राजस्थान में 25 हैं, हरियाणा की 10 लोकसभा सीटें हैं। इसी तरीके से महाराष्ट्र में 48, तेलंगाना में 17, कर्नाटक में 28 और उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक 80 सीटें हैं। तो इस तरीके से पूरे देश के राज्यों को अलग अलग निर्वाचित क्षेत्रों में विभाजित किया गया है और यहाँ के जितने भी ये निर्वाचित क्षेत्र हैं इनमें से हर निर्वाचित क्षेत्र से एक एक प्रतिनिधि को चुना जाता है। जैसे अगर हम राजस्थान की बात करें तो यहाँ से कितने सांसद चुने जाएंगे, 25 सांसद चुने जाएंगे। समझ में आ रहा है। और ये 25 सांसद तो लोकसभा के और 10 सांसद जो होंगे वो राज्यसभा के होंगे। समझ में आया। और ये 10 और 25 कितने हो गए, 35 जो ये संख्या होगी, ये 35 कहाँ बैठेंगे, संसद के हिस्सा होंगे। ये सभी संसद की कार्यवाहियों में भाग लेंगे। तो इस तरीके से हर प्रतिनिधि को चुनने के लिए एक निर्वाचित क्षेत्र होता है और वहां से वो प्रतिनिधि विजयी होता है मतदान के माध्यम से और वह संसद का हिस्सा बनता है। अब बच्चों ये जो प्रतिनिधि चुने जाते हैं इनके लिए आपने देखा होगा कि जब चुनाव होते हैं तो बहुत सारे आपको अलग अलग तरीके के प्रतीक चिन्ह नजर आते हैं। ये प्रतीक चिन्ह क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा हाथ का चिन्ह होता है, कहीं पे आपने देखा होगा कमल का चिन्ह होता है, कहीं पे साइकिल बनी होती है, कहीं पे हाथी बना होता है। तो ये चिन्ह क्या है बच्चों, ये चिन्ह होते हैं हमारे संविधान के अंतर्गत दल बनाए गए हैं, यानी दलों का हमारे संविधान में जिक्र किया गया है कि जो प्रतिनिधि अपना चुनाव लड़ेंगे वो किसी एक दल से लड़ेंगे। और भारत में ऐसे कई दल हैं जो अलग अलग तरीके से कार्य करते हैं। कुछ दल तो होते हैं जो हमारे राज्य स्तर पर कार्य करते हैं, कुछ पूरे जो देश के लिए होते हैं, केंद्र स्तर पर जो दल होते हैं। यहाँ आपको दलों की कुछ संख्याएं आपको दिखाई दे रही होंगी। जो अभी जो हमारी 17वीं लोकसभा का चुनाव हुआ, जो 17वीं लोकसभा का चुनाव कब हुआ, 2019 में। 2019 में जो 17वीं लोकसभा थी उसका चुनाव हुआ, उसके अंदर जो दल विजयी हुए, सबसे ज्यादा जिन्होंने मतदान के माध्यम से प्रतिनिधि चुने, उनकी आपको यहाँ पर थोड़ी सा इसमें सूचना दी गई है। जैसे सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी के कितने सांसद चुने गए बच्चों, 303 भारतीय जनता के सांसद चुने गए। इसी के बाद में है इंडियन नेशनल कांग्रेस है, उसके 52 सदस्य हैं। द्रविड़ मुनेत्र कड़गम के 24 हैं। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस के 22 सदस्य हैं। शिवसेना के 18 हैं। जनता दल के 16 और बीजू जनता दल के 12 हैं। बहुजन समाज पार्टी जिसको बसपा कहा जाता है उसके 10 सांसद चुने गए हैं। तेलंगाना राष्ट्र पार्टी के 9 हैं। लोक जनशक्ति पार्टी के 5 और समाजवादी पार्टी यानी सपा के 5। इसके अलावा और भी पार्टियां हैं जिनके एक एक दो
सांसद चुने गए हैं। तो ये सभी जो दल होते हैं, इनके जो सांसद होते हैं वो संसद में जाते हैं। इन दलों का जिक्र हम इसलिए कर रहे हैं बच्चों, क्योंकि जो दल होते हैं उन दलों में जो सबसे ज्यादा बहुमत प्राप्त का जो दल होता है उसी की सरकार बनती है। यहाँ पर सबसे अधिक किसको बहुमत प्राप्त हो रहा है, यानी कि सबसे ज्यादा सीटें किसकी हैं? भारतीय जनता पार्टी की। तो भारतीय जनता पार्टी का जो दल है उसको सबसे अधिक बहुमत प्राप्त हुआ, तो इसलिए सरकार कौन से दल की बनेगी? भारतीय जनता पार्टी की। तो बच्चों इस तरीके से हम देखते हैं कि जो हमारी देश की संसद है वो किस तरीके से कार्य करती है। अब हम बात करते हैं भारतीय संसद के कार्यों की। भारतीय संसद के जो कार्य होते हैं वो 3 प्रकार से मुख्य रूप से किए जाते हैं। संसद का पहला कार्य होता है राष्ट्रीय सरकार के चुनाव करवाना, यानी जितनी भी हमारी जो और केंद्र सरकार का जो चुनाव होता है वो करना किसका काम होता है? संसद का। दूसरा इसका जो कार्य है वो है सरकार को नियंत्रित करना और उसको मार्गदर्शित करना, साथ में सरकार को जानकारियां प्रदान करना, ये संसद का दूसरा कार्य है। और संसद का जो तीसरा कार्य है वह है कानून बनाना, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है। तो ये जो तीनों कार्य होते हैं ये जो भारतीय संसद है उसके प्रमुख कार्य माने जाते हैं। तो एक एक करके इनको पढ़ते हैं। सबसे पहले देखते हैं राष्ट्रीय सरकार का चुनाव करना। संसद जो होती है उसके जो राष्ट्रीय चुनाव होते हैं किस तरीके से वो प्रतिनिधियों को चुनते हैं और फिर उनका सरकार का निर्माण किया जाता है, इसके लिए हम एक फ्लो चार्ट है उसके माध्यम से इसको समझ सकते हैं। देखो बच्चों, हमारी जो संसद है उसका जो अंग मैंने कल बताए थे आपको पिछले भाग में कि 3 अंग होते हैं, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। जो राज्यसभा होती है उसमें हमारे फिलहाल भारत में 245 सदस्य हैं और अधिकतम 250 हो सकते हैं, लेकिन अभी हमारे 245 ही सदस्य हैं, जिनमें से जो 233 सदस्य हैं उनको तो अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है और जो 12 सदस्य हैं उनको राष्ट्रपति के द्वारा क्या किया जाता है? मनोनीत किया जाता है। तो ये जो निर्वाचित सदस्य होते हैं इनको चुनाव कैसे किया जाता है? जैसे मैंने पहले भी आपको बताया था कि इनका जो चुनाव होता है वो राज्यों के जो विधायक होते हैं, यानी जो एमएलए होते हैं, वो इनका चुनाव करते हैं राज्यसभा सदस्यों का। जो 233 राज्यसभा के सदस्य हैं, इन 233 राज्यसभा सदस्यों का चुनाव एमएलए करते हैं अप्रत्यक्ष रूप से। और केंद्र शासित क्षेत्र के जो होते हैं उनके लिए एक क्या की जाती है? एक चुनाव मंडली का गठन किया जाता है और उसके माध्यम से वहां पर राज्यसभा के सदस्यों को चुना जाता है। समझ में आ रहा है? राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है, यानी जनता सीधे उनका चुनाव मतदान के द्वारा नहीं करती है। अब हम बात करते हैं हमारी संसद के दूसरे सदन का, जिसका नाम है लोकसभा सदन। लोकसभा सदन के अंतर्गत बच्चों आप देख रहे हैं कि वर्तमान में जो लोकसभा सदस्यों की संख्या है वो है 545। अधिकतम कितनी हो सकती है? 552 हो सकती है, जिसमें से 550 तो निर्वाचित हो सकते हैं और 2 राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत। लेकिन अभी कितने हैं? अभी हैं 545। इन 545 जो सदस्य होते हैं इनमें से जो निर्वाचित होते हैं वो कितने होते हैं? 543। यानी जो 2 सदस्य होते हैं वो 2 सदस्य निर्वाचित नहीं होते हैं, बल्कि राष्ट्रपति के द्वारा उनको मनोनीत किया जाता है। और वो 2 सदस्य कौन होते हैं? एंग्लो इंडियन सदस्य होते हैं। तो ऐसे इस प्रकार से ये जो 543 सदस्य होते हैं ये लोकसभा के द्वारा अपने अपने निर्वाचित क्षेत्र से चुने जाते हैं। अभी हमने निर्वाचित क्षेत्र का जो नक्शा देखा था उसमें हमारे भारत के पूरे 543 क्षेत्रों के बारे में हमने देखा था। तो वहां से एक एक प्रतिनिधि चुना जाएगा, एक एक सांसद वहां से चुना जाएगा और चुनने के बाद में वो लोग सभी कहाँ जाएंगे? सरकार में जाएंगे, यानी संसद में जाएंगे, संसद के सदस्य बन जाएंगे। यानी संसद में जाने के बाद क्या होगा? ये जितने भी 543 जो सदस्य हैं इनके अंदर जिस पार्टी का सबसे अधिक बहुमत होगा, जिस पार्टी का सबसे अधिक बहुमत होगा, जैसे अभी हमने देखा था कि हमारी जो ये पार्टी है भारतीय जनता पार्टी यानी कि भाजपा, इसमें हमारी 17वीं लोकसभा में सबसे अधिक सदस्य हैं। कितने? 303। तो ये क्या होगी? ये बहुमत दल की
विजयी पार्टी हो गई। तो इसका ये बहुमत दल है जिसमें सबसे अधिक बहुमत है, तो इसी बहुमत दल के किसी एक व्यक्ति को क्या बनाया जाएगा, प्रधानमंत्री बनाया जाएगा। क्या बनाया जाएगा, प्रधानमंत्री। तो बच्चों फिलहाल जो हमारे भाजपा के जो प्रधानमंत्री हैं श्रीमान नरेंद्र मोदी, वो किसके, कौन से दल के हैं, भारतीय जनता पार्टी की। क्यों, क्योंकि इसी पार्टी को सबसे ज्यादा बहुमत प्राप्त हुआ है। कितना बहुमत प्राप्त हुआ है, 303। तो इस तरीके से संसद का निर्माण, सरकार का निर्माण होता है, जो किसके माध्यम से होता है, संसद के माध्यम से। यानी कि संसद का ही ये कार्य होता है। सांसदों का चुनाव होता है, चुनाव के बाद में संसद के माध्यम से जो विजयी पार्टी होती है जिसमें सबसे ज्यादा बहुमत होता है, उसके ही किसी एक नेता को क्या किया जाता है, सरकार के लिए, प्रधानमंत्री के लिए चुना जाता है। और फिर प्रधानमंत्री क्या करते हैं कि अपने अपने मंत्रियों का एक चुनाव करते हैं और इस तरीके से कार्यपालिका का निर्माण होता है। भारतीय संसद में राष्ट्रपति और लोकसभा सदन होते हैं, राज्यसभा और लोकसभा। लोकसभा चुनावों के बाद सांसदों की एक सूची बनाई जाती है, जैसा कि हमने बात किया था कि लोकसभा के चुनाव हो जाते हैं तो सांसदों की एक सूची बनाई दी जाती है। पूरे जो सांसद होते हैं उनमें से किसी एक जो दल विजयी होता है उसके एक व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनाया जाता है। यदि कोई राजनीतिक दल सरकार बनाना चाहता है तो उसे निर्वाचित सांसदों में बहुमत प्राप्त होना चाहिए। जैसे कि हमारी जो अभी वर्तमान में कौन सी बहुमत प्राप्त पार्टी है, भाजपा। तो भाजपा के कितने सदस्य जीते हैं, 303। तो ये कौन सी पार्टी हो गई, बहुमत दल की विजयी पार्टी जो है वो भाजपा है। तो बहुमत प्राप्त होता है। चूंकि लोकसभा में कितने सदस्य होते हैं, 543 निर्वाचित सदस्य होते हैं और 2 मनोनीत होते हैं। तो अतः किसी भी दल को बहुमत प्राप्त करने के लिए कितने सदस्य चाहिए भाई, हाँ इनको सदस्य चाहिए 272। ये बहुमत प्राप्त होता है। बच्चों बहुमत प्राप्त कैसे होता है, इसका एक सीधा सा आपको एक उदाहरण या सीधा सा एक सूत्र याद रखना है कि जितनी भी सीटें होती हैं उनका 2% कर देते हैं। जितनी भी सीटें हैं, जैसे अभी कितनी है 543, इनमें से आधा निकाल देते हैं। 543 में से आधा निकालेंगे तो लगभग 543 में, यानी यूं कहें कि 542 लेते हैं 543 की जगह, तो यहाँ पे आ जाती है संख्या 272.5, यानी कि जो 271.5 यानी आधे से एक ज्यादा। तो 271 है तो एक ज्यादा कितना हो गया भाई, 272 हो गया। यानी आधे से अधिक जिसकी संख्या हो जाएगी वो ही क्या हो जाएगा, विजयी हो जाएगा, यानी उसी को बहुमत मिल जाएगा। लेकिन वर्तमान में तो हम देख रहे हैं कि भाजपा को 272 से तो बहुत अधिक सीटें मिली हैं, यानी 303। तो ये भाजपा जो है ये बहुमत दल हो गया और इसी का जो मुखिया चुना जाएगा वो इसी में से किसी एक प्रतिनिधि को चुना जाता है, जो कि हमारे प्रधानमंत्री को चुना गया है। समझ में आ गया, ये पूरी प्रक्रिया आपको समझ में आ गई। दोबारा से बात कर लेते हैं। संसद के अंदर सांसदों को चुना जाता है। सांसद कहाँ जाते हैं, संसद में जाते हैं। उन्हीं सांसदों में से जिस दल के सबसे अधिक सदस्य होते हैं, विजयी यानी सबसे अधिक सांसद होते हैं, वो अपने दल को बहुमत दल घोषित करते हैं और बहुमत दल में से किसी एक को क्या किया जाता है, प्रधानमंत्री के लिए चुना जाता है। और फिर प्रधानमंत्री उन्हीं सांसदों में से एक एक मंत्रियों को उठा के अपनी कार्यपालिका के तहत सरकार का निर्माण करते हैं। समझ में आया? तो आगे देखते हैं। संसद में बहुमत दल या गठबंधन से प्राप्त बहुमत दल के चयनित समूह द्वारा शासन किया जाता है। यहाँ पर एक शब्द आया है बच्चों, गठबंधन। बहुमत दल तो हमने पढ़ लिया, जो अभी हमने भाजपा के बारे में पढ़ा था वो बहुमत दल है, लेकिन गठबंधन से क्या मतलब है बच्चों? कई बार ऐसा हो जाए, मान लो किसी भी पार्टी को 272 से सीट मिले ही नहीं, किसी भी पार्टी को इतनी सीटें मिले ही नहीं कि उन्हें बहुमत प्राप्त हो जाए, तो क्या होगा? तो पार्टियां क्या करती हैं, गठजोड़ बनाती हैं। गठजोड़ का मतलब वो जो सीटें होती हैं वो दूसरी जो पार्टियां होती हैं, दूसरे दल होते हैं, उनसे मिलकर गठजोड़ बनाती हैं और उस गठजोड़ से फिर वो सरकार का निर्माण करती हैं। तो इसे क्या कहते हैं? गठबंधन सरकार। समझ में आया? इसे क्या कहते हैं? गठबंधन सरकार। देखो हम देख लेते हैं। गठबंधन का मतलब होता है समूहों या दलों के तात्कालिक गठजोड़ से, और अर्थात चुनाव के बाद अगर किसी दल को बहुमत न मिले तो
ऐसी स्थिति में जो गठजोड़ बनता है उस गठजोड़ को ही क्या कहा जाता है, गठबंधन कहा जाता है। यानी कि जो गठबंधन होता है, ये संख्या प्राप्त करने के लिए कई जो दल होते हैं वो दल अपनी अपने भागीदारी इसमें निभाते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, गठबंधन सरकार कहा जाता है। समझ में आया, गठबंधन सरकार। लेकिन वर्तमान में तो जो हमारी 17वीं लोकसभा की जो सरकार है उसमें पूर्ण बहुमत प्राप्त है हमारे भाजपा दल को। समझ में आया। कुछ ऐसे देखो, अब ये तो हो गया बहुमत दल, लेकिन कुछ ऐसे भी तो दल होंगे जो उनके विपरीत बोलेंगे, यानी कि जो बहुमत दल होगा उनके विपरीत बोलने वाले दल को क्या कहेंगे, विपक्षी पार्टी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, विपक्षी पार्टी कहा जाता है। यानी बहुमत दल या गठबंधन का विरोध करने वाली राजनीतिक दल को क्या कहा जाता है, विपक्षी दल कहा जाता है। विपक्षी दल भी बच्चों संसद में बहुत महत्वपूर्ण होता है। जब आप आगे पढ़ेंगे कि जब संसद के ऊपर कार्रवाई होती है, यानी संसद जब कार्रवाई करती है और कार्यपालिका पर नियंत्रण करती है, तो इस विपक्षी दल की बहुत महत्वपूर्ण भागीदारी होती है। अब हम देखते हैं कार्यपालिका का चुनाव। कार्यपालिका का चुनाव किस प्रकार से होता है, हम इसको अच्छे प्रकार से समझते हैं। कार्यपालिका का चुनाव करना लोकसभा का एक महत्वपूर्ण काम होता है। कार्यपालिका ऐसे लोगों का समूह होती है जो संसद द्वारा बनाए गए कानूनों को लागू करने व शासन चलाने के लिए मिलकर काम करती है। आम बोलचाल की भाषा में कार्यपालिका को ही सरकार से संबोधित किया जाता है। भारत के जो प्रधानमंत्री होते हैं वो लोकसभा में सत्ताधारी दल के मुखिया होते हैं। जो सत्ताधारी दल होता है उसके क्या होंगे, मुखिया होंगे। और प्रधानमंत्री क्या करते हैं, अपने दल के सांसदों में से मंत्रियों का चुनाव करते हैं, जो प्रधानमंत्री के साथ मिलकर फैसलों को लागू करते हैं। ये मंत्री अलग अलग सरकारी कार्यों का जिम्मा संभालते हैं, जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा, वित्त इत्यादि। बच्चों ये दोबारा से बात है, जो सांसद होते हैं वो किसी एक दल को किसी एक व्यक्ति को प्रधानमंत्री घोषित करते हैं, जो सत्ताधारी दल के नेता होते हैं। और ये जो प्रधानमंत्री होते हैं ये फिर क्या करते हैं, मंत्री बनाते हैं, और ये मंत्री मिलकर क्या करती है, सरकार चलाती है। ये जो मंत्री होते हैं ये अलग अलग जिम्मा निभाते हैं। कुछ शिक्षा का कार्य करते हैं जिनको शिक्षा मंत्री कहा जाता है। कुछ जो मंत्री, किसी मंत्री को शिक्षा विभाग दिया जाता है, किस मंत्री को स्वास्थ्य विभाग के कार्यकारी करने के लिए दिया जाता है, किसी को वित्त का। तो ये अलग अलग मंत्री होते हैं। जैसे स्वास्थ्य वाले को स्वास्थ्य मंत्री कहा जाता है, शिक्षा का कार्य जो संभालता है उसको शिक्षा मंत्री कहा जाता है, वित्त वाले को वित्त मंत्री कहा जाता है। तो बच्चों ये ऐसे जो मंत्रियों को अगर आप अखबार पढ़ते हैं या अगर आप टीवी देखते हैं, न्यूज़ देखते हैं, तो उसमें जो समाचार पत्रों के अंदर और न्यूज़ के अंदर इन मंत्रियों का जिक्र आता रहता है कि वर्तमान में शिक्षा मंत्री ने ये किया, वर्तमान के स्वास्थ्य मंत्री ने यहाँ का दौरा किया, स्वास्थ्य मंत्री ने ये योजनाएं चलाई। तो बच्चों आपको क्या करना है, आज का इस अध्याय से आपका ये कार्य भी दे रही हूँ मैं कि आपको अभी वर्तमान में आपके जो मंत्रियों का पूरा जो सूची है उस सूची को आपको लिखना है, और ढूंढ ढूंढ के इंटरनेट से, चाहे अखबारों से, चाहे आप क्या बोलते हैं टीवी में देख के, किसी में से भी देख के इन जो मंत्रियों के नाम हैं इनको लिखो, और लिखने के बाद में एक एक मंत्री के कार्य को भी आप समझने का प्रयास कीजिए। तो इस प्रकार से कार्यपालिका का क्या होता है बच्चों, चुनाव होता है। अब हम बात करते हैं राज्यसभा की। ये तो हमने की लोकसभा की, कि लोकसभा के जो सदस्य होते हैं उनसे कार्यपालिका का निर्माण होता है। तो बच्चों क्या राज्यसभा का कुछ कार्य नहीं होता? राज्यसभा भी कानून बनाने में अपनी उतनी ही भागीदारी निभाती है जितनी कि लोकसभा की जिम्मेदारी होती है। राज्यसभा मुख्य रूप से देश के राज्यों का प्रतिनिधि के रूप में काम करती है। ये राज्यों का प्रतिनिधि क्यों होती है राज्यसभा? क्योंकि बच्चों हमने पढ़ा था कि जो विधायक होते हैं वो राज्यसभा के सदस्य होते हैं, और विधायकों का चुनाव कौन करते हैं? राज्यों की जनता करती है। यानी विधायक कहाँ से आते हैं? अपने अपने राज्यों से आते हैं। तो राज्यसभा के अंदर राज्यों का प्रतिनिधित्व करना भी तो संसद में उतना ही जरूरी होता है जितना कि क्या होता है लोकसभा का। तो राज्यसभा में भी जो अलग अलग राज्यों से जो लोग आते हैं वो संसद में अपनी बातों को रखते हैं। समझ में आया? तो राज्यसभा में कुल कितने सदस्य होते हैं? 245 होते हैं, जिसमें से जो 233 होते हैं, जो 233 निर्वाचित होते हैं,
साथ में जिनका चुनाव कौन करता है? विभिन्न राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों को क्या कहते हैं? विधायक कहते हैं। क्या कहते हैं? विधायक या एमएलए ये कहा जाता है निर्वाचित सदस्यों को। तथा जो 12 सदस्य होते हैं उनको राष्ट्रपति की ओर से मनोनीत किए जाते हैं। 12 सदस्यों को राष्ट्रपति अलग अलग जो क्षेत्र होते हैं उनसे मनोनीत करते हैं, जैसे कला से, शिक्षा से, विज्ञान से, संस्कृति से या फिर मनोरंजन जगत से अलग अलग जो प्रतिष्ठित लोग होते हैं उनके 12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं। कौन मनोनीत करते हैं भाई? राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। तो बच्चों ये बात भी आपको एक बार ध्यान देनी है कि जो हमारे राष्ट्रपति होते हैं कुल 14 लोगों को मनोनीत करते हैं, 12 तो करते हैं राज्यसभा से, ठीक है, और जो 2 लोगों को मनोनीत करते हैं, 2 लोग कौन होते हैं? लोकसभा के। 2 लोग कौन होते हैं? लोकसभा के। तो अगर कई बार ये पूछा जाए कि राष्ट्रपति के द्वारा कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है, तो वो सदस्य संख्या है 14, यानी संसद के अंदर 14 सदस्य ऐसे होते हैं जिनको राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाता है। अब राज्यसभा भी कोई कानून बनाने का प्रस्ताव पेश कर सकती है। किसी विधेयक को कानून बनने के लिए राज्यसभा की मंजूरी मिलना भी जरूरी होता है। बच्चों जब भी विधेयक बनता है तो विधेयक के अंदर हमने बात किए थे कि 3 अंग होते हैं और तीनों अंगों के तहत विधेयक कार्य करता है। लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। बच्चों होता क्या है, जब लोकसभा में कोई भी प्रस्ताव रखा जाता है तो लोकसभा में पारित होने के बाद में वो राज्यसभा में जाता है, और राज्यसभा में और लोकसभा में जब वो विधेयक पारित हो जाता है तो अंतिम रूप से वो राष्ट्रपति के पास जाता है। जब राष्ट्रपति भी उस पर सहमति जता देते हैं तो वो जो विधेयक है वो किसमें बदल जाता है? कानून में बदल जाता है। इसी तरीके से राज्यसभा में भी विधेयक प्रस्ताव रखा जाता है और राज्यसभा में पारित होने के बाद में वो लोकसभा में जाता है। लोकसभा में भी अगर उसको पारित कर दिया जाता है तो अंतिम रूप से राष्ट्रपति की सहमति मिलने के बाद में वो विधेयक कानून में बदल जाता है। इसके बारे में विस्तार से हम जो हमारा अगला अध्याय है कानूनों की समझ, उसमें समझने का प्रयास करेंगे। तो इस प्रकार से बच्चों संसद का ये जो उच्च सदन है ये लोकसभा द्वारा पारित किए गए कानूनों की समीक्षा करता है और जरूरत हुई तो उसमें संशोधन भी करता है। जब लोकसभा से कोई भी विधेयक राज्यसभा में आता है तो राज्यसभा उस पर समीक्षा करती है, यानी यह सही है या गलत है या जो भी है। तो इसके बारे में हम आगे और अध्ययन करेंगे कि किस प्रकार से किसी भी प्रस्ताव के ऊपर समीक्षा की जाती है जो संसद के सदस्य करते हैं। तो बच्चों आज हम यहीं तक पढ़ते हैं। आगे हम संसद के कार्यों के तहत जो संसद का मुख्य कार्य है सरकार पे नियंत्रण रखना, सरकार का मार्गदर्शन करना और सरकार को जानकारी देना तथा कानून बनाना, इन दोनों जो दो महत्वपूर्ण कार्य हैं इनके बारे में हम अगले भाग के अंदर अध्ययन करेंगे। आशा करती हूँ ये सारे बिंदु आपको अच्छी प्रकार से समझ में आए होंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले बिंदुओं के तहत।